हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 को क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। तो यह एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय इसलिए क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। जो हमारे संसार के चारों ओर जो भी रंग है या भी जो भी वस्तुएं हैं उनको देखने के योग्य हमें ये बनाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, यह मानव नेत्र का डायग्राम है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ये होता है आइरिस। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट होता है पुतली, इसे बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पे होता है जलीय द्रव। ठीक है, और ये होता है श्वेत पटल, ये होता है कॉरोइड और ये होता है रेटिना। लास्ट में होता है नेत्रगोलक। ठीक है, ये मानव नेत्र का डायग्राम है। अब बात करते हैं मानव नेत्र की संरचना एवं कार्य, यानी कि मानव नेत्र की जो संरचना होती है वो कैसी होती है और उसका कार्य क्या होता है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय, एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय। हमारी ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो उनमें से आँख भी आती है ना, तो ये नेत्र यानी कि आँख भी आती है, ये भी एक क्या है, मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय। ये कैमरे की भांति कार्य करता है। ये क्या करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगी चीज़ों को इसी द्वारा देख सकते हैं, यानी कि हमारे संसार में जितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें हैं उनको हम इसके नेत्र के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। अब देखो, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। गोले का सामने का भाग उभरा होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है, यानी कि जो गोले का सामने का जो भाग होता है उभरा हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और इसमें क्या है, नेत्र में से ही, इसमें से ही हमारा क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, इस पर्दे के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्रतारा कहा जाता है। ठीक है, अब ये होते हैं आई के पार्ट्स हैं ये। ठीक है, जो उसके पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि पुतली, कॉर्निया, आइरिस, है ना, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, ये सारे क्या, रेटिना, ये क्या होते हैं, मानव नेत्र की संरचना में जो संरचना होती है उसमें क्या है, ये पार्ट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसके भाग और उसके परिचय के बारे में जान लेते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया, यानी कि स्वच्छमंडल भी बोलते हैं इसको। नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। यानी कि जो हमारे आँख के अंदर एक काला भाग दिखाई देता है ना, गोलाकार, उसे कॉर्निया बोलते हैं। ये नेत्र के डायग्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। ये नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है, यानी कि जो नेत्र में हमारे आँख में एक काला भाग होता है ना बीच में, वो होता है कॉर्निया, यानी कि स्वच्छमंडल। ठीक है, इसी से होकर क्या होता है, हमारा प्रकाश जो होता है वो नेत्रों में प्रवेश करता है। दूसरा होता है कंजक्टिवा, अग्रनेत्र का सफ़ेद भाग। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरा भी बोलते हैं। और इसके कवरिंग को, यानी कि जो कॉर्निया की चारों ओर फैला रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है, यानी कि ये आँख से हमारी रक्षा भी करता है। इसका कार्य क्या होता है, ये नेत्र बाहरी तत्वों से क्या करता है, हमारे आँखों की रक्षा करता है। दूसरा कार्य होता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। तीसरा कार्य इसका होता है, ये आँख को बाहरी आघात से, मतलब कि जैसे कि कोई भी धूल मिट्टी आती है तो एकदम हमारी आँख हम बंद कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, ये बचाता है। ये होता है कंजक्टिवा। तीसरा होता है परितारिका, ये कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। ये एक गहरा वलयाकार पेशीय डायग्राम है। ये पुतली के आकार एवं साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। परितारिका क्या होता है, कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। ये एक गहरा वलयाकार पेशीय डायग्राम है। ये क्या करता है, जो पुतली होती है ना आँख में, उसके आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चौथा है पुतली। अब पुतली क्या होती है,
यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान होता है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। यानी कि जो परितारिका होता है वो क्या होता है, परितारिका वलय से बना हुआ एक रिक्त स्थान यानी कि जो छिद्र होता है वो होता है। ठीक है, रिक्त स्थान यानी छिद्र जो परितारिका के केंद्र में होता है, अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। जो परितारिका के केंद्र में होता है वो क्या होता है, अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, जो हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है ना, उसको नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ती है तो क्या होती है, पुतली की साइज कम हो जाती है और जब नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट यानी कि अभिनेत्र लेंस यानी क्रिस्टल या लेंस भी बोलते हैं इसको। क्या होता है, अभिनेत्र लेंस एक लचीला एवं मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है वो मुलायम एवं लचीला पदार्थ से बना हुआ एक अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। कार्य यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो कार्य होता है वो वस्तुओं का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाना होता है। छठा है पक्षभावी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियाँ, ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और समंजन क्षमता घट जाती है। यानी कि जो ये पेशियाँ होती हैं अभिनेत्र लेंस को क्या करती हैं, जकड़ के रखती हैं और यह लेंस के आकार को भी नियंत्रित करती हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, लेंस के आकार को नियंत्रित करना। 7वां पॉइंट है हमारा काचाभ द्रव्य है। यह एक जेल जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे गोलक में भरा होता है। हमारे आंखों के बीच में एक वाइट से देखते हो ना आप, ये होता है काचाभ द्रव्य। ये क्या है, एक जेल जैसी पदार्थ से बना होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं काचाभ द्रव्य का। इसका कार्य क्या होता है, ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है तथा रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश लेंस से होकर इस द्रव्य से गुजरता है। ये क्या होता है, हमारे नेत्र गोलक को एक आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश, जो हमारी आंखों में रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश होता है ना, वो इसी लेंस से होकर इसी द्रव्य से गुजरता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेटिना क्या होती है। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिपटल भी कहा जाता है रेटिना को। यह नेत्र का पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग होता है जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक एवं उल्टी होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दृक तंत्रिका। ये तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ती है। यानी कि जो तंत्रिका होती है वो नेत्र गोलक के पीछे वाले भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ती हैं। इसका कार्य जो होता है वो होता है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदना, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना, इसका क्या होता है, कार्य होता है। ये हो गए हमारे नेत्र के पार्ट्स। अब बात करते हैं मानव आँख से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब मानव नेत्र की देखने की सीमा, जो मानव नेत्र है ना उसकी देखने की सीमा कितनी होती है, किसी वस्तु को इस पर देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी तो हम कितना भी अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, निकट बिंदु, यह तीसरा पॉइंट आता है निकट बिंदु। यह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई वस्तु बिना किसी तनाव से, यानी कि निकट दूरी बिंदु का मतलब होता है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई कोई भी वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है। उस स्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को हम निकट बिंदु कहते हैं। इसको देखने के लिए हमको क्या है, कोई भी किसी प्रकार तनाव महसूस नहीं होता, उसको स्पष्ट देखी जा सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। और दूर बिंदु, वह दूर रखी हुई वस्तु वह दूर रखी हुई बिंदु, ठीक है, दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है।
यानी कि वो दूर रखी हुई वह वस्तु जिसमें क्या है, वस्तु को देखने में सुस्पष्ट देख सकता है, वो क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों को क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे धुंधली परत को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। और इससे शल्य चिकित्सा मतलब कि इसका जो निवारण किया जाता है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं दृष्टि दोष। नेत्रों में भी दृष्टि दोष पाए जाते हैं। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस दृष्टि को इसे दृष्टि दोष बोलते हैं। इसे अपवर्तन दोष भी कहते हैं। यानी कि कभी कभी जो नेत्र होते हैं वो धीरे धीरे अपने क्या करते हैं, समंजन क्षमता को खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, ढंग से देख नहीं पाता है। इसको क्या होता है, उसकी जो आँख को देखने की जो क्षमता होती है, जो अपवर्तन दोष के कारण उसकी दृष्टि जो होती है वो धुंधली हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख नहीं, मतलब निकट की वस्तुओं को स्पर्श देख तो सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। इससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। यानी कि इसका मतलब है जो पास रखी हुई जो वस्तु होती है ना उसको व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाता। ये होता है निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसका निवारण जो होता है वो होता है इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता की अपसारी लेंस के प्रयोग द्वारा, इसका जो मतलब कि जो उपयोग होता है वो अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। अब बात करते हैं इसका कारण क्या होता है? इसमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा होना। इसका जो निवारण होता है वो होता है उत्तल लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दोष जैसे कि निकट भी और दीर्घ भी दोनों पाए जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि ये जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है ना वो धीरे धीरे क्या होती हैं, दुर्बल यानी कमजोर होने के कारण होती है और इसमें क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी भी आती है। ठीक है, निवारण इसका द्विफोक्सीय लेंस के द्वारा किया जाता है। अब द्विफोक्सीय लेंस होता क्या है? सामान्य प्रकार के द्विफोक्सीय लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? द्विफोक्सीय लेंस बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत पटल का 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि 7 रंग होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ठीक है, अब देखो ये है प्रिज्म। आप इसमें देख सकते हैं इसकी सतह जो होती हैं वो 5 सतह होती हैं इसकी, और शीर्ष होते हैं 6 और किनारे होते हैं इसके 9। अब आप कहोगे कि मतलब कि कैसे शीर्ष इसके 6 कैसे शीर्ष होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और किनारे जो होते हैं इसके 9 होते हैं। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 किनारे हो गए। ठीक है, अब देखो इसको इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। VIBGYOUR। वी से आप याद कर सकते हो वायलट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग, सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हो गया स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में आपको देखो ये समझना जरूरी है, इसमें क्या करा था, एक न्यूटन ने क्या कहा था, आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम क्या किया था, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, पहले तो सीधा प्रिज्म, इसमें 7 रंग निकले। उन्होंने सोचा कि प्रकाश इसमें 7 ही रंग क्यों निकले, इसको उल्टा करके भी उन्होंने प्रयोग किया तो भी 7 रंग निकले। तो उन्होंने पता लगाया कि मतलब कि उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में भी क्या हुआ, श्वेत रंग की किरण निर्गत हो गई। इसमें न्यूटन को ये विचार आया कि
जो प्रकाश है ना उसमें 7 रंगों से ही मिलकर बना हुआ है वो, उसमें कोई भी और कलर नहीं है, ठीक है। इसमें भी यही लिखा गया, आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का क्या किया, उपयोग किया। दूसरे समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वर्णों को अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया और उन्होंने एक अधिक रंग नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने क्या करा, इसको तो जैसे ये सीधा करा, इसमें 7 रंग प्राप्त हुए, फिर उन्होंने उल्टा करके वही प्राप्त किया, उल्टा करा तो भी 7 रंग प्राप्त हुए। तो उनको पता लग गया कि प्रकाश का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः 2 परतें होती हैं, एक गर्म एक ठंडी, जो दोनों मिलकर विभिन्न अपवर्तनों को क्या करती हैं, माध्यम बनाती हैं। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर चढ़ जाती है और ठंडी वायु भारी होती है जो कि नीचे चढ़ जाती है, नीचे सतह की ओर रहती है, ठीक है। पहला, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। ये इसमें क्या है, बहुत सी परिघटनाएं होती रहती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना। देखो, तारों का टिमटिमाना, ये क्वेश्चन आता है आपका, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तारा वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तारे क्या होते हैं, जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको क्या है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का प्रकाश, मतलब तारे क्या होते हैं, उनकी जो डायरेक्ट रोशनी हमारी तरफ नहीं आती, वो कई सारे परतों से होकर गुजर के हम तक आती है, इसलिए क्या है, वो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होती हैं, ठीक है। तारों का प्रकाश वायुमंडलीय के परत को छेदते हुए आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमको अपरिवर्तित दिखाई देता है, और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा क्या है, झिलमिलाती है, जिसके कारण हमको कई बार कोई तारा तो ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, कोई धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का जो बनना होता है, इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देना प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। कई लोग आप मेरी वीडियोस देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।